हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए बिहार का इतिहास से एमसीक्यूज देखने वाले हो। आज के इस क्लास में आपको क्वेश्चंस के साथ उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसे भी काफ़ी अच्छे से देखना है, यानी कि डीप डिस्कशन के साथ बिहार स्पेशल में आज आप बिहार का इतिहास देखने वाले हो, जो कि आपके बिहार सचिवालय में या तो क्वेश्चन पहले आ चुका है या फिर सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सचिवालय में आने वाला है। तो आज के इस क्लास को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर नए होंगे, आप प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। आपके बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है। और अगर आप में से किसी को क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम को ज्वाइन करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप इस नंबर को नोट कर लेंगे, आपके लिए यह भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करके क्लास का पीडीएफ लेकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बिहार में वैशाली की नगरवधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी, बताना है। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, लिच्छवी के शासनकाल में। ठीक है, अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में समझिएगा। देखिए, आम्रपाली यानी कि बौद्ध काल में वैशाली के वज्जी संघ की इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राजनृत्यांगना थी। ठीक है, इसका एक नाम आम्रपाली या अम्बपालिका भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आम्रपाली बुद्ध के प्रभाव से उनकी शिष्या हुई। ध्यान रखेंगे किनके प्रभाव से, तो बुद्ध के शिष्य हुई थी। और उसने अनेक प्रकार के दान से बौद्ध संघ का उपकार किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप मौर्य वंश के बारे में समझ लीजिए। जो भी आपने वंश को देखा उसके बारे में भी आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ के समझ लेना है। देखिए, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 321 ईसा पूर्व में किया गया था। इस वंश ने 321 ईस्वी से 100 ईसा पूर्व, ध्यान रखेंगे, ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक कुल 137 वर्षों तक भारत में शासन किया था। देखिए कितने अच्छे तरीके से समझा कर बताया गया है। 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक, यानी कि टोटल आपका 137 ईयर होता है। इतने वर्षों तक भारत में इन्होंने शासन किए। और इसकी अगर राजधानी पूछेगा कहाँ था, तो पाटलिपुत्र, ध्यान रखना है। मौर्य वंश की राजधानी आपसे पूछेगा तो पाटलिपुत्र। 137 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, अब देखिए गुप्त वंश के बारे में जो ऑप्शन में दिया हुआ है सबके बारे में अच्छे से बता दिया आपको। गुप्त वंश में ना, गुप्त साम्राज्य की स्थापना 275 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 275 ईस्वी में श्री गुप्त ने किया था। मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भी भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग के नाम से आप इसे जानते हैं। कौन से वंश को? गुप्त वंश को। फिर आपका चोल वंश। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। कब? तो 850 से 71 तक चला था, इनके द्वारा किया गया था। चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी के बीच, 9वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच में एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। किसने? चोल वंश के द्वारा किया गया था। आइए नंबर सेकेंड यहाँ पे देखिए, बताना है कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी जो रहा है, राइट आंसर ये है, बोध गया में। मगध यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो बोध गया में है। देखिए, जो यूनिवर्सिटी है, जैसे में मगध विश्वविद्यालय, यह आपके बोध गया में है। शहर आपके बारे में बता दिया गया है। भीमराव अंबेडकर जो है यह मुजफ्फरपुर, पटना विश्वविद्यालय पटना में, और तिलका मांझी यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय ये आपके भागलपुर में है। ध्यान रखेंगे, यह काफ़ी अच्छे से आपको हर एक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है। सारे चीज़ को ध्यान से देखते चलिएगा। जहाँ भी आपको जिसका भी जवाब नहीं पता हो, कोशिश करिएगा स्क्रीनशॉट ले लेने का। ठीक है, नंबर थर्ड देखिए, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हो पावापुरी में। अब अच्छे से समझिए, भगवान महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर और बोध गया के समीप, कहाँ पर? तो पावापुरी में हो गई थी। यह जैन धर्म मतावलंबियों के लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ के जल मंदिर की शोभा अद्भुत है। यहाँ पर जल मंदिर है, ध्यान रखिएगा। यह भी कहाँ पर? पावापुरी में है। अब देखिए, आप कुशीनगर, वैशाली और राजगृह के बारे में भी समझेंगे। कुशीनगर में वर्तमान जो कि देवरिया जिला यानी कि यूपी में है, यहाँ पर 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मतलब उनकी मृत्यु हुई थी। कब?
483 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म में इसे आप महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हो। बुद्ध की मृत्यु अगर पूछेगा तो 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। अब देखिए, वैशाली के कुंडग्राम में महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म पूछेगा 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। राजगृह के बारे में समझिए। पहला बौद्ध सभा आप जानते हो 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में, कहाँ पर, तो राजगृह में ही हुआ था। ठीक है, चलिए अब नंबर 4 देखिए। महावीर का जन्म 6वीं ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था, ये आपको बताना है। तो आप जानते हो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैशाली में। देखिए, महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम यानी कि वज्जी संघ का जो गणराज्य था वहीं पे ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ पर 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी, और इनकी पत्नी का नाम आप जानते हो यशोदा था, और बुद्ध की पत्नी के बारे में आपको पता है यशोधरा नाम था। आप देखिए, मगध के बारे में फिर से यहाँ पे समझेंगे। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। 16 महाजनपद में से एक कौन सा, तो मगध था। यह आधुनिक बिहार राज्य के पटना और गया जिले में फैला हुआ था। ठीक है, इसकी राजधानी गिरिब्रज यानी कि वर्तमान अभी का जो राजगीर है उससे पहले गिरिब्रज कहा जाता था, इसकी राजधानी थी। ठीक है, सारनाथ के बारे में समझिए। काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित पूर्व बौद्ध तीर्थ स्थल है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया है। नंबर 5 है, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना की थी, तो आपको पता है धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट आंसर है, समझेंगे। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में किया था। वर्तमान समय में इसकी स्थिति बिहार के भागलपुर जिले में है। अगर पूछेगा यह कहाँ पर है तो कहाँ पे बताएंगे, भागलपुर में है। मान्यता है कि बख्तियार खिलजी नामक मुस्लिम आक्रमणकारी ने 1193 ईस्वी के आसपास इसे नष्ट कर दिया था। ठीक है, विक्रमशिला को नष्ट कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखिए, गोपाल, देवपाल और धर्मपाल के बारे में पढ़ लेना है। गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक गोपाल ही रहा था। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक थे ये। पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता था। पूछेगा पाल साम्राज्य जो है कहाँ पर, तो मध्यकालीन भारत में ना, मध्यकालीन उत्तर भारत जो है यहाँ का सबसे ज़्यादा पावरफुल साम्राज्य था। इनका शासन अगर पूछेगा 750 से लेकर के 1174 ईस्वी तक चला था। ठीक है, लगभग 4 शताब्दी तक। पाल वंश के बारे में ध्यान रखिएगा, 750 से 1174 ईस्वी तक इनके द्वारा शासन किया गया था। देखिए, देवपाल के बारे में, धर्मपाल का पुत्र का नाम क्या था, ये धर्मपाल का पुत्र था कौन, तो देवपाल। अरबी यात्री सुलेमान, ध्यान रखेंगे, अरबी यात्री सुलेमान ने देवपाल को राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। धर्मपाल के बारे में देखिए, धर्मपाल पाल वंश के संस्थापक गोपाल का पुत्र था। धर्मपाल बौद्ध धर्मावलंबी था। उसने काफ़ी मठ व बौद्ध विहार को जो है ना, देखिए काफ़ी ज़्यादा मठ जो थे और बौद्ध विहार को बनवाए थे इन्होंने, और उनके आपको पता है कि उनके लेख को एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, देख लीजिए। लेख को उसने लेखों में से उसे मतलब कहा गया है परम सौगात कहा गया है। ध्यान रखेंगे, अगर पूछेगा कि परम सौगात जो है किसे कहा गया है तो धर्मपाल को कहा गया। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। कुंवर सिंह के बारे में देखना है। 1857 में विद्रोह के एक ये प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, तो आपको पता है ये बिहार ही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब समझिए इनके बारे में थोड़ा सा। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायकों में से एक थे। उनका संबंध बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर से था। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने तथा विजय हासिल करने वालों में से वे जाने जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना जाना जाता है, तो यहाँ पे जाने जाते हैं लिख देना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, जाने जाते हैं। वे भारत के 1857 विद्रोह अर्थात प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मजबूत सिपाही के रूप में वे रहे थे। ग्वालियर मध्य प्रदेश के बारे में देखिए, यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर तक इन्होंने मार्च किया था। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको ध्यान रखना है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, यह अवध की राजधानी थी। अगर पूछेगा अवध की राजधानी तो लखनऊ रहा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश।
अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व यहीं से किया था, लखनऊ से। और झांसी के बारे में आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे ने नेतृत्व किए थे, ठीक है। महात्मा गांधी का जो चंपारण आंदोलन है वो सफल रहा था, मतलब कब रहा था ये आपको बताना है। कहाँ पर रहा था? ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कहाँ पर? बिहार में हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसे आप चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हो। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। यह आंदोलन क्या रहा था? सक्सेसफुल, यानी कि सफल रहा था। आपको पता होना चाहिए कि 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 1920 में इनके द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। परिणाम में क्या हुआ? चौरा चौरी कांड के बाद 1922 में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। बताइए कि बिहार के 1857 के क्रांति के स्वतंत्रता क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन रहे थे? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कुंवर सिंह रहे थे, ठीक है। देखिए जयप्रकाश नारायण के बारे में यहाँ पे पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी आपने क्या देखा कि कुंवर सिंह के बारे में आपने देख लिया था। देखिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और ये राजनेता रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कई नेताओं के साथ इनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। ये हजारीबाग जेल से अपने कई साथियों के साथ फरार हो गए थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान आ रहा होगा आपको कि काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आ चुका है कि जयप्रकाश नारायण का संबंध किससे रहा था, यानी कि ये आपको जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था या और भी कोई जो विद्रोह हुआ था उसमें भी नाम दिया जाएगा, बट जयप्रकाश नारायण को आपको अच्छे से याद रख लेना है। 1942 ये जो आपका 42 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसी से ये जुड़े हुए थे, ठीक है। सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, क्रांतिकारी, इतिहासकार व किसान नेता थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक भी रह चुके हैं। कौन? सहजानंद सरस्वती के बारे में बताया गया। चलिए देखिए नंबर 9 में सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया। इसकी राजधानी, उस समय राजधानी का नाम आपको बताना है, क्या रहा था? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र था, ठीक है। देखिए तक्षशिला के बारे में, तक्षशिला ऑप्शन जो ए दिया हुआ इसके बारे में समझिए। बोध गया, पाटलिपुत्र, सारनाथ, सब के बारे में अच्छे से आपको यहाँ पे समझा दिया गया है, देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिहार सचिवालय में पहले बनकर आया है, और यहाँ से मतलब इस क्वेश्चन से नहीं, जो भी अभी आप देख रहे हो इसमें से जो क्वेश्चन पहले आ चुका है सबको ले लिया गया है इस क्लास में, मतलब इस क्वेश्चंस में सेट है, और आने वाले एग्जाम के लिए भी आपका यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस रहता है, इसीलिए ध्यान से अच्छे से देखते चलेंगे। तक्षशिला के बारे में देखिए, प्राचीन भारत का यह शिक्षण केंद्र था। यहीं पर मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा ली थी, ठीक है। कहाँ पर? तक्षशिला में लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहाँ विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला महाविद्यालय था। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला जो है प्राचीन भारत की गांधार की राजधानी थी और शिक्षा का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सेंटर रहा था। यह हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए एक महत्व केंद्र था। चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे, पूछेगा आचार्य यहाँ पर कौन? तो चाणक्य यहाँ आचार्य थे, ध्यान रखेंगे। बोध गया के बारे में पता है, बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है। यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 वर्ष की आयु में गए थे, 6 वर्षों तक तपस्या इन्होंने किया था। 35 वर्ष की एज में निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ के बारे में देखिए, यहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल कौन सा है? कहाँ पर जन्म हुआ था? तो देखिए पटना में हुआ था, पटना साहिब आप जानते होंगे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, ध्यान रखेंगे। 10वें और अंतिम गुरु जी का जो जन्म था उनका कहाँ पर? पटना में ही हुआ है। इनका जन्म जो है ये 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना साहिब में हुआ था। पटना लिखा हुआ, पटना साहिब आप जान लें, जैसे आप पटना सिटी के नाम से जानते हो अभी। अब अमृतसर के बारे में देखिए, सिखों के चौथे गुरु रामदास ने सन 1577 में अमृत सरोवर नामक नगर की स्थापना की। यह आगे चलकर अमृत शहर के नाम से जाना गया। ध्यान देंगे, यहाँ पर पूछेगा अमृतसर की स्थापना किसने किया था, क्या बोलेंगे आप? तो सिखों के चौथे जो गुरु थे रामदास ने किया था। कब? 1577 में। उस वक्त अमृत सरोवर नाम इसका रखा गया था, और अभी आप उसे अमृतसर के नाम से जानते हो। देखिए दिल्ली के बारे में समझिए, महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवर दाई जो हैं,
इनकी हिंदी रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर राजा अनंगपाल, ठीक है, इनको दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। ध्यान रखेंगे महाराज जो आपका पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई थे, ये इनकी हिंदी जो रचना है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, इसमें तोमर राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया। दिल्ली का संस्थापक अगर पूछेगा किसे तो तोमर राजा अनंगपाल को यहाँ बताया गया है। और कहाँ पर, तो चंद्रवरदाई की हिंदी रचना जिसमें कि पृथ्वीराज रासो में बताया गया है। कोलकाता के बारे में देखिए, कोलकाता पूर्व नाम क्या था, कलकत्ता था। पश्चिम बंगाल की राजधानी की स्थापना जो है ना जॉब चारनॉक ने अगस्त 1690 में इन्होंने किया था। ध्यान रखेंगे इसे भी। नंबर 11 देखिए, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो आप जानते हो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुप्त वंश। देखिए नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मौर्य वंश के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। मौर्य वंश के समय तक्षशिला जो गांधार की राजधानी थी, अभी आपको बताया भी गया था। ठीक है, मौर्य वंश के समय में जो है तक्षशिला जो कहाँ की गांधार की राजधानी थी, इसका तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ना वर्ल्ड फेमस रहा था, ये समझ लेंगे इसे। यहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा प्राप्त की और चाणक्य यहाँ के आचार्य अभी आप देख चुके हो। कुषाण वंश के बारे में देखिए, कुषाण वंश के संस्थापक कुजूल कदफिसेस थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे जो प्रतापी शासक कौन था? तो कनिष्क था। इसका संस्थापक अगर पूछता है तो कुजूल कदफिसेस आपको ध्यान रखना है। इसकी राजधानी पूछेगा फिरोजपुर या फिर आप पेशावर कह सकते हैं। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। अगर कुषाण की दूसरी राजधानी पूछेगी तो मथुरा आपको बताना है। पाल वंश के बारे में देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में किया था। अभी आपने जस्ट देखा भी था, रिवीजन अच्छे से कंप्लीट मतलब फाइनली होता ना, काफ़ी अच्छे से करते चलिए। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है, बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा? लुम्बिनी है। यह वर्तमान नेपाल में स्थित है। रुन्मनदेई के लेख से प्राप्त मतलब ज्ञात होता है कि मिलता है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद वे लुम्बिनी आए थे। उन्होंने यहाँ पूजा की और बुद्ध के जन्म स्थल को पवित्र मानकर यहाँ का धार्मिक कर माफ कर दिया गया और मालगुजारी के लिए कर का सिर्फ यानी टैक्स का जो है ना 8वां हिस्सा यहाँ से ले जाए मतलब लेने लगा था। वैशाली के बारे में देखिए, वैशाली जो है ना वज्जित संघ का जो क्षेत्र है, कुंडग्राम यानी वैशाली में महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर आप जानते हो द्वितीय बौद्ध संघ थी वैशाली में कालाशोक के शासन काल में हुआ था। राजगृह के बारे में समझिए, राजगृह के नाम से जाना जाता है, या ठीक राजगीर जो है ना राजगृह के नाम से जाना जाता था। यहाँ प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के समय में किया गया था। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे बोध गया के बारे में। बुद्ध का सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति स्थल अभी आपको बताया भी गया था। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि निरंजना यानी कि फल्गु नदी के नाम से आप जानते थे, इसके ही तट पर बुद्ध को ना ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? बताइए इन सब में से जो है कौन है जो मगध के शासक नहीं रहा है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो डी है ना ये राइट आंसर है। देखिए कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, अभी बताया गया था। इसका समय 78 ईस्वी के लगभग माना जाता है। उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था जो शक संवत के नाम से जाना जाता है। आज भी यह संवत भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसकी अगर राजधानी पूछेगी तो फिरोजपुर यानी कि पेशावर, अभी जस्ट आपको बताया गया था। 78 ईस्वी में आपको ध्यान रखना है एक संवत चलाया गया था, शक संवत। ठीक है, इसे अभी भी कहिए कि भारत सरकार के द्वारा ये माना जाता है। देखिए शिशुनाग के बारे में समझ लीजिएगा। शिशुनाग का संबंध शिशुनाग वंश से था, धनानंद का संबंध नंद वंश से और बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से था। ये सभी मगध के शासक रह चुके हैं। फिर से एक बार इस चीज़ को तो समझ लेंगे अच्छे से। देखिए शिशुनाग का संबंध शिशुनाग का जो संबंध है ये शिशुनाग वंश से,
धनानंद का संबंध नंद वंश और बिंदुसार का संबंध किससे? मौर्य वंश से था और ये सभी मगध के शासक रह चुके हैं। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है बताना है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे ना सी होगा मौर्य काल का। देखिए 1917 में दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी मूर्ति अपने हाथ में चरम धारण किए हुए हैं। इस सुंदर मूर्ति को चामरग्राही यक्षिणी कहा गया है। विद्वानों के मतानुसार यह मूर्ति कब की है अगर पूछेगा तो मौर्य काल की है। गुप्त काल के बारे में देखिए, कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त मूर्ति कला के सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ की मूर्तियां हैं। गुप्त मूर्ति के बारे में पूछेगा सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ से यानी कहाँ पर मिला है तो सारनाथ में। कुषाण के बारे में देखिए, मौर्योत्तर काल में कला का जो आधार है नॉर्मली कहाँ पर, बौद्ध धर्म में ही रहा था। कनिष्क के शासन काल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, गांधार कला और मथुरा कला का। ठीक है, नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है बताना है कि कौटिल्य के द्वारा क्या लिखा गया है। तो आप जानते हो अर्थशास्त्र जो है ना ये इसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें आपको पता है जैसे वो जो आपका राज व्यवस्था वगैरह था, न्याय था, रणनीति है, देखिए इसमें राज व्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति ये सारे पहलुओं पर विचार किया गया। यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक है। ठीक है, कौटिल्य ही चाणक्य है, मतलब दोनों नाम सेम है एक ही इंसान के। ये चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में थे। अर्थशास्त्र इनके द्वारा रचित संस्कृति की रचना है। कादम्बरी के बारे में देखिए, कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। यह संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास था। ठीक है, देखिए कादम्बरी जो है जैसे आप कादम्बरी है, रामायण है, यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ इस चीज़ को आप देख पा रहे हैं ना, कादम्बरी है ना, कादम्बरी, रामायण, बृहत कथा, अर्थशास्त्र, इन सारे के बारे में आपको अच्छे से समझाकर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मतलब दिया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। कादम्बरी के बारे में देखिए, बाणभट्ट की रचना है। यह संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है। ध्यान रखेंगे, बाणभट्ट की रचना है और यह संस्कृत साहित्य की महान उपन्यास है। रामायण के बारे में देखिए, संस्कृत महाकाव्य और ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है। बृहत कथा जो है ये ना गुणाढ्य की रचना है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। दीपावली प्रकाश का त्योहार, निर्वाण दिन है। अभी अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो आपको एमबी पब्लिकेशन के लास्ट यानी कि या तो 9 या 10 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट आपको बिहार सचिवालय के लिए करवाया गया था, सेम क्वेश्चन आपके लिए यह था। दीपावली प्रकाश का त्योहार, निर्वाण दिन है, किसका है ये आपको बताना था। बताइए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन आपका जो बी है भगवान महावीर का। देखिए भगवान महावीर का निर्माण कार्तिक में कृष्ण अमावस्या को पावा में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन दीपावली प्रकाश का त्योहार मनाया जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुआ था। कालिदास के बारे में आपको पता है, इसकी जो मृत्यु है ये कहाँ पर पूछेगा तो श्रीलंका में हो गया था। ठीक है, चलिए बताइए कि सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या है तो बिंदुसार हो जाएगा। सम्राट अशोक के पिता कौन, बिंदुसार थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ध्यान रखेंगे, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। यूनानी लेखों में ना बिंदुसार को अमित्रोच्च, वायु पुराण में भद्रसार, जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। इसे आप याद रख लेंगे। यूनानी लेख में बिंदुसार को क्या अमित्रोच्च कहा गया है, वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, यह पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और समझिए अच्छे से। चाणक्य की सहायता से 321 ईसा पूर्व ध्यान रखेंगे, मौर्य साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पुत्र बिंदुसार को सत्ता देकर जैन धर्म के संलेखना विधि से 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था, मतलब मृत्यु इनकी हो गई थी। बिंबिसार के बारे में समझिए। बिंबिसार मगध वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। 16 महाजनपदों में से एक मगध महाजनपद का एक साम्राज्य के रूप में इतिहास हर्यक वंश के शासन से प्रारंभ होता है। बृहद्रथ के बारे में देखिए, मौर्य वंश का अंतिम ये शासक था जिसकी की हत्या मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था उसका आपको नाम बताना था। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य आप यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य
प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक थे, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन जैन धर्म को अपना लिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में जैन मुनि भद्रबाहु के द्वारा दीक्षा दिया गया था। बिंदुसार के बारे में आपको पता है, आजीवक मतावलंबी थे, मानने वाले थे। अशोक के बारे में देखिए, बौद्ध धर्म को अपनाया और कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन इन्होंने लगा दिया। इनके प्रयास से बौद्ध धर्म भारत के बाहर चले गए थे, आपको पता है। उन्होंने श्रीलंका में अपने बेटा को भी भेजे थे वे। समुद्रगुप्त के बारे में देखिए, गुप्त साम्राज्य का महानतम राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। गुप्त काल ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का जो है ना, मतलब ये काल रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त के बारे में आपको पता है कि उनका जो सिक्का था, विष्णु के वाहन जो गरुड़ थे, उनकी प्रतिमा के बारे में भी अंकित किया गया है, ठीक है। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, भाषा आपको बताना है किस में लिखा गया है। तो देखिए, ग्रीक, खरोष्ठी और अरामाइक में लिखा गया, संस्कृत में यह नहीं लिखा गया। यह भी आपके सेट में अभी जस्ट आया था, यहाँ पे समझिए। अशोक के किसी भी शिलालेख की भाषा संस्कृत नहीं है। अशोक भारत का प्रथम राजा था जिसने शिलालेख को अंकित करवाया। इसके अभिलेख को की जो लिपि है ना, वो ग्रीक, अरमाइक और खरोष्ठी और ब्राह्मी, ये सारे रहे हैं। भारत के अधिकांश अभिलेख की लिपि अगर पूछेगा ब्राह्मी है, जबकि पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा की लिपि अगर पूछेगा तो खरोष्ठी है। ध्यान रखेंगे, भारत के अधिकांश अभिलेख की लिपि पूछेगा आपसे, आपको ब्राह्मी बताना है। पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी और जो आपका ये मनसेहरा है, वहाँ की लिपि पूछ लेगा तो आपको खरोष्ठी बता देना है। चलिए नंबर 20 देखिए, यह क्वेश्चन आपके लिए आज का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए यह प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने किस चीज़ के लिए? तो क्रय विक्रय नियंत्रण प्रणाली के लिए शेरशाह को आप काफ़ी अच्छे से जानते हो। कैसे? तो देखिए, शेरशाह अच्छी तरह से अपनी प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौन कौन सा श्रेणी था? एक अच्छे तरह का, दूसरा था नॉर्मल यानी मध्यम, तीसरा था आपका काफ़ी खराब, मतलब खराब कहिए। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए ना सिकंदरी गज और सन की डंडी का इन्होंने प्रयोग करवाया था, ठीक है, मतलब यूज करवाया, जिसमें कि 39 अंगुल या फिर 32 इंच, इसे आप कह सकते हैं सिकंदरी गज को। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी आर्थिक सुधार में सबसे प्रमुख सुधार मतलब था इनका, क्या था? उसकी बाजार नियंत्रण नीति, अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, समझेंगे। इसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक, नाम क्या है? तारीखे फिरोज शाही। यह क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बनेगा कि बर्नी के द्वारा, ठीक है, पुस्तक लिखा गया है कौन सा? तारीखे फिरोज शाही आपको बताना है। मनसबदारी प्रणाली देखिए, मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। और आपको पता होना चाहिए कि मनसब जो है नॉर्मली अरबी शब्द है जिसका कि अर्थ पद या फिर रैंक होता है। आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है, ठीक है। नंबर 21 जो है, चौसा का युद्ध है किन के बीच हुआ था? यह जो क्वेश्चन है, या अभी आप ऑप्शन यहाँ पे मतलब देख सकते हैं। और इस क्लास को आगे नेक्स्ट वीक कंटिन्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखिए अभी आपने बिहार का इतिहास देखा, थोड़ा सा आप देख लेंगे इस चीज़ को। अभी आपने बिहार का इतिहास देखा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास आपके लिए आएगा इसे तो आपको कंटिन्यू करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ बिहार का जो आपका ज्योग्राफी है, यानी कि बिहार का जो आपका भूगोल है, उसे भी आपको बता दिया जाएगा, जो भी आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है और जो आपके एग्जाम में आने का चांस है, जो आपने प्रैक्टिस सेट में अभी तक देखा है। काफ़ी अच्छे से डिस्कशन के साथ आपको स्पेशली क्लास देकर बता दिया जाएगा। बिहार का इतिहास, भूगोल, फिर आपका जो आपका ये विविध है, इन सारे टॉपिक को आपको जल्द ही कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, आप प्लेलिस्ट में आकर जरूर चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी सारा वहाँ प्रैक्टिस सेट आपके लिए है, उसे आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए सचिवालय के लिए। लूसेंट का आप लोगों के लिए होमवर्क वाला क्लास भी आपको दिया जा चुका है। लूसेंट और जो क्राउन है, इन दोनों में से कोई एक बुक आपके पास अगर है तो आप उसका भी क्लास देख लीजिएगा। होमवर्क आपको दिया जा चुका है और उसी में से आपको MCQs करवाया जाएगा, उसे भी आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। सचिवालय के लिए और भी काफ़ी सारा क्लास अवेलेबल है, आप एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे।
अगर आपको कुछ बताना हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा वीडियो को आप लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा। सचिवालय के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बने रहिए एबीसी एकेडमी के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।